Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss about SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. SAARC is basically organization of 8 countries, and it is the most important question regarding Pak affairs and regarding current affairs. Basically, in late 1970, President of Bangladesh, Ziaur Rahman, conceived the idea that regional countries should make trade bloc to promote trust, understanding and friendship. अब इस बेस के ऊपर ये मैं आपको सार्क का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब इस बेस के ऊपर ज़ियाउर रहमान साहब ने wrote the letter to the leaders of 6 countries, which was Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan and Maldives. और उन्होंने रीज़न बताए कि क्यों वो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं। उसके बाद 1980 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ साउथ एशिया वो मिले ढाका में और सार के ऊपर कंप्लीट ड्राफ्टिंग हुई। आफ्टर दैट जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे वो 1981 में मिले श्रीलंका में और उन्होंने 5 एरियाज के ऊपर कोऑपरेशंस की का एग्रीमेंट मेमोरेंडम साइन किया। उसके बाद 1983 में भी कोऑपरेशंस जो है उनके ऊपर फर्दर डिस्कशंस चलती रहीं। एट द एंड इन 1970 फाइनली SAARC was established in Dhaka in December 1985 in a meeting of South Asian heads of the states with its secretariats in Kathmandu, Nepal. That is basically the background. That was the basically of background of SAARC. अब करंटली SAARC के अंदर 8 कंट्रीज हैं। 5 कंट्रीज बांग्लादेश इनिशिएटिव कंट्री है जिनकी ज़ियाउर रहमान ने लेटर लिखा। 6 कंट्रीज को उन्होंने लेटर लिखा। अब जो लास्ट कंट्री SAARC के अंदर इंक्लूड हुआ है दैट इज़ अफ़गानिस्तान। अब ये 8 मेंबर्स जो हैं ये बेसिकली इनके मेंबर स्टेट्स हैं और अफ़गानिस्तान ने सबसे एंड पे 2007 में SAARC को ज्वाइन किया। इसके अलावा SAARC के 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ईरान है, जापान है, कोरिया है, मॉरिशियस है, म्यांमार है, USA है एंड यूरोपियन यूनियन एज वेल। अब करंटली जो म्यांमार जो ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ SAARC कंसीडर किया जाता है करंटली वो SAARC का एक पार्ट बनना चाह रहे हैं। उसके बाद तुर्की जो है उन्होंने भी SAARC की मेंबरशिप स्टेटस के लिए 2012 में अप्लाई किया। रशिया एज आ ऑब्जर्वर स्टेट SAARC की आना चाहते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप की जाती है। तो प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस, ये सारे बेसिकली SAARC के प्रिंसिपल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन है तो हर ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके सेम भी होते हैं। प्रमोट द वेलफेयर, एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, promote strengthen and collective reliance among the countries, contribute mutual interest, promote active collaboration. These are basically द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SAARC। उसके बाद अगर हम एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात करें SAARC की
क्योंकि सार्क के अंदर जितने भी कंट्रीज इंक्लूड हैं वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और इन सब कंट्रीज के जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं जाकर सेम है। सबका पॉवर्टी का इशू है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू है, ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं। तकरीबन इन सब कंट्रीज के जो मेजर इश्यूज हैं वो सेम है। इवन क्लाइमेट चेंज का अब अगर करंटली इशू को देखें तो वो भी इन सब कंट्री का सेम है। अब देखें करंटली जो है, जो 7 स्टेट्स हैं जो हाईली स्टेट्स ऐसी हैं कि जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हुई हैं, उन कंट्रीज में सार्क के 2 कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें एक पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है। तो और भी इस तरह के नेपाल हैं या मालदीव वगैरह हैं। अब मालदीव भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन एट सम एक्सटेंट सेम है। उसके बाद इनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सेकंड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो सेक्रेटरीज हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो है SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड। उसके बाद है सार्को, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। उसके बाद है SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। उसके बाद सारसो है, सार्क रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली अगर हम सार्क डेवलपमेंट फंड की बात करें तो बात वहीं आ जाती है कि क्योंकि ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हर किसी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनका सबसे मेजर मोटिव जो है फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी conformity assessment for enhancing the capacity of respective national institution to carry their technical task। ये बेसिकली स्टैंडर्ड रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कंट्रीज को किसी भी हैजर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है कि अगर किसी कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ कोई टेरिटोरियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है तो उसमें आर्बिट्रेशन करवाया जाए, 2007 में हुआ। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सार्क डिसास्टर मैनेजमेंट सेंटर ये डेवलप किया गया। बेसिकली इसका जो सेंटर है वो गुजरात इंडिया के अंदर है, जिसको गांधीनगर कहा जाता है। और इसके अंदर जो है डिसास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो हैं इन 8 मेंबर्स जो हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आर एक्सपेक्टेड टू सर्व्ड बाय द SDM यूनिट। अब उसके बाद अगर हम सार्क की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो सार्क में से 2 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन 2023 के CSS के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी आ चुका है। तो वो है जनाब साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सार्क के बारे में। उसके बाद सेकंड थिंग जो है, जो सार्क के बारे में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज़ द इनफेक्टिवनेस ऑफ सार्क। रीजंस रिगार्डिंग इनफेक्टिवनेस ऑफ सार्क, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए डिफरेंट वे फॉरवर्ड्स भी क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं कि जो इन इफेक्टिवनेस हैं इनको मिटिगेट करने के वे फॉरवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम साफ्टा को देखते हैं। साफ्टा बेसिकली कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन इंट्रा सार्क इकोनॉमिक कॉपरेशन। साफ्टा से लग रहा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
तो बेसिकली ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि MFN हर कंट्री के दरमियान होता है। एक नवाज शरीफ टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने भी इंडिया को MFN का स्टेटस दिया था, दैट इज द मोस्ट फेवरेट नेशन। अब MFN बेस और इस चीज को हमारे स्टेट के अंदर मेंटेलिटी के अंदर बड़ा डिफरेंट कंसीड किया जाता है कि इसका मतलब ये समझा जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को फेवरेट कर दिया है। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक टर्म है MFN की, मोस्ट फेवरेट नेशन। इसके अंदर क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है मोस्ट फेवरेट नेशंस का, जिसको भी टाइटल दिया जाता है उनके साथ जो ट्रेड है वो फ्री होती है, मतलब वो प्रोडक्ट्स होती हैं। अब यहाँ पे एक और इशू भी है कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट अंदाज से होती हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी अगर किसी दो बंदों के दरमियान कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो अपने कल्चर की बेस के ऊपर या अपनी एथनिसिटी के बेस के ऊपर, एथिक्स की बेस के ऊपर वो कुछ चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है पाकिस्तान है, वो इंडिया को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो मेजर सिनेरियो है वो ये होता है कि इंडिया कहता है कि आपने इन 5 प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, या फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के अंदर 100 प्रोडक्ट्स जो है उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है और उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिट है, तो पाकिस्तान ये कहता है कि इनसे रिलेटेड ये जो 5-10 प्रोडक्ट्स हैं आप इनको रोक लें, इनके ऊपर टैरिफ लगेगा, बाकी इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर दे सकते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर इससे उलट है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इससे उलट चलता है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इन हम उन 100 में से 10 प्रोडक्ट्स को चुनते हैं कि हम सिर्फ इन 10 प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई भी 10 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी बैन है, प्रोहिबिटेड हैं या उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये बेसिकली MFN के स्टेटस को जो है वो गलत अंदाज से लिया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बेसिकली ये साफ्टा का एग्रीमेंट 2012 में हुआ जब 12 सार्क समिट इस्लामाबाद में हुई थी टू प्रमोट एंड इनहांस म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स जो हैं वो साफ ज़ाहिर है सार्क की स्टेट्स थी। अब बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव, साफ्टा के ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, second was fair competition and free trade area, third is effective mechanism for the implementation and application of agreement, fourth is framework for regional cooperation। अब साफ्टा के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, साफ्टा के प्रिंसिपल हैं कि इसको एग्रीमेंट को जो है वो कम्प्लीटली फॉलो किया जाए और उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं वो अंडर मराकेश एग्रीमेंट जो है मॉरिशस में हुआ था, मराकेश एग्रीमेंट एस्टैब्लिश WTO एंड अदर एग्रीमेंट टू विच सच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स आर सिग्नेचरीज, और जो सिग्नेचरी ऑर्गेनाइज स्टेट होगी वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हट सकेगी। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, पैरा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, प्रोग्रेसिव हार्मोनाइजेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेवलप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स को प्रेफरेंशियल दिया जाएगा और उनकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ फ्री किया जाएगा। उसके बाद सार्क SDF है, सार्क डेवलपमेंट फंड है, ये 16 सार्क में ये इस समिट के अंदर 2010 के अंदर जब भूटान के अंदर हो रही थी उसके ऊपर इसको बात की गई थी और 8 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले थे और टोटली 1.5 बिलियन की कैपेसिटी की बेस के ऊपर बात की गई थी। उसके बाद अगर हम सार्क की इम्पोर्टेंस को देखें तो सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 8% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी, और 8% के ऊपर भी सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है, तो इकॉनमी भी इंडिया की है और पॉपुलेशन भी इंडिया की है। अप्रॉक्सीमेटली 85 जितने भी
कंट्रीज सार्क के अंदर हैं उनके अंदर 85% पॉपुलेशन एंड 85% इकोनॉमी जो है वो इंडिया की ही है। हाईली क्रिएटिंग साइनर्जीज, इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। अब इनके कॉमन प्रॉब्लम्स, मैंने पहले जब बात की यही बात थी कि इनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन है। कॉमन प्रॉब्लम्स इनके कौन कौन से हैं? लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, मेलन्यूट्रिशन, नेचुरल डिसास्टर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड, लो जीडीपी एंड पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड ये सारे ये जितने भी एट कंट्रीज सार्क के अंदर पाए जाते हैं, ये उन सब का कॉमन प्रॉब्लम है और इसी की बेस के ऊपर कॉमन सॉल्यूशंस भी हैं। अब हम देखते हैं सार्क की करंट अभी तक की अचीवमेंट कौन कौन सी हैं। एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, ये सार्क की मेजर अचीवमेंट है। उसके बाद सेप्टा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वो है ऐसे कंट्रीज जो जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा लो है, जिनकी वजह, जिस तरह आप अफगानिस्तान की बात कर लें जो वार जोन एरिया रहा है, ठीक है। उसके बाद साफ्टा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद SATIS है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड SASU, सार्क यूनिवर्सिटी। अब अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट की, तो रिसेंट डेवलपमेंट में साउथ एशिया सैटेलाइट की डेवलपमेंट हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, बट इसमें क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेचरी नहीं है, पुल आउट हो गया था, वरना इसको सार्क सैटेलाइट कहा जाता, इसीलिए पाकिस्तान के पुल आउट होने की वजह से इसको साउथ एशिया सैटेलाइट कहा जाता है। उसके बाद फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन पावर सेक्टर एंड इंडिया बिजनेस कार्ड फॉर सार्क ट्रेड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं BBIN MVA। BBIN में 4 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल है। अब इनकी MVA के ऊपर एग्रीमेंट है। MVA मीन motor vehicle agreement. Basically, this is the agreement regarding communicate transportation of goods and services. अब इसके अंदर जो है ये 2015 में हुई टू एनेबल मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो व्हीकल्स अक्रॉस बॉर्डर अमंग 4 कंट्रीज। अब इन 4 कंट्रीज में क्या होगा, क्योंकि इनके अलावा जब ट्रेड की जाती है तो वो उनको किसी कंट्री के बाहर से घुमा के या टैरिफ के साथ दिया जाता है। अगर इनका एग्रीमेंट होगा तो टैरिफ उतना नहीं लगेगा। भूटान हैज़ नॉट येट रेटिफाइड द पैक्ट। भूटान अभी तक इसका हिस्सा नहीं है, बट बाकी 3 बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल इसका पार्ट है। अगर हम अबाउट द प्रोजेक्ट बात करें तो वो कहते हैं BBIN जो है वो 18 समिट काठमांडू के अंदर इस पे बात हुई थी। इट सीक्स रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर, पर्सोनल एंड कार्गो वेहिकुलर सर्विसेज। 8 बिलियन की बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर अभी भूटान जो है उसने रेटिफाइड नहीं किया हुआ और इसके ऊपर 2 प्रोग्राम भी चल रहे हैं। वन SASEC साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम और उसके बाद ADB के साथ भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। 2015 में फर्स्ट कार्गो व्हीकल मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल फ्रॉम कोलकाता टू अगारतला। अगारतला का जब भी वर्ड आता है मुझे अगारतला कॉन्स्पायरेसी याद आ जाती है 1968 की बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद अगारतला विया बांग्लादेश टू रिड्यूस द डिस्टेंस ओवर 1000 किलोमीटर और इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर जो है वो मेमोरेंडम भी साइन हो चुका है इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान, नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया। अब अगर हम बात करें सार्क की इन इफेक्टिवनेस में, तो सबसे पहले जो है वो सार्क की इन इफेक्टिवमेंट में जो सबसे मेन हर्डल है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सेंट्रलिटी। इंडियन सेंट्रलिटी का मतलब ये है कि सार्क के अंदर सबसे 85% लार्जेस्ट इकॉनमी भी सार्क की है, सॉरी इंडिया की है,
और सार्क के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी सार्क की ही है। बाकी सारे कंट्रीज़ के मिल के इतनी पॉपुलेशन नहीं बनती जितनी अकेले इंडिया की है, और बाकी सारे कंट्रीज़ की मिल के इकॉनमी इतनी नहीं बनती जितनी इंडिया की है। तो इस बेस के ऊपर इंडिया जो है वो सेंट्रल पार्ट है, जिसकी वजह से इंडिया किसी भी सार्क के का पार्ट जो है वो बनने का ख्वाहिशमंद नहीं है। उसके बाद दिस इज़ द रीजन विदाउट रीजनलिज्म। रीजनलिज्म वो एरियाज होते हैं जहाँ पे कॉपरेशन होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग बिल्डिंग होती है, बट दिस इज़ द रीजन विदाउट रीजनलिज्म। यहाँ पे लोगों के अंदर जो है वो किसी किस्म की रीजनलिज्म के एट्रीब्यूट्स नहीं है। उसके बाद नो रूम फॉर बायलैटरल डिस्कशन। जिस तरह यूरोपियन यूनियन है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर बायलैटरल डिस्कशंस के लिए एक प्रॉपर रूम दिया जाता है, जगह दी जाती है, स्पेस दी जाती है, जो हमारे कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। स्पेसिफिकली आप इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को देख लें तो नहीं है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें, इनफेक्टिवनेस ऑफ सार्क, तो उसके अंदर है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ जितनी भी हैं उनको कम्प्लीटली स्पेस नहीं दी जाती, मौका नहीं दिया जाता बहुत सारे कंट्रीज़ में। उसके बाद एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर एज कॉन्स्टेटिंग फैक्टर। कॉन्स्टेटिंग फैक्टर्स के अंदर यहाँ जो है वो बात की जा रही है नॉन स्टेट एक्टर्स की, कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है क्योंकि टेररिज्म ज़्यादा है, इसलिए नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो उनका मेजर रोल होता है। lack of leadership interest, and last but not the least use of force as an instrument for foreign policy। फॉर आज भी इस एरिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए फोर्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ बेसिकली सार्क। इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।